एनटीपीसी ऊंचाहार जो है वो एक क्लासिक एग्जाम्पल है, जहाँ पे हमने अपने एक्सपर्टीज़ को यूटिलाइज करके मैकफेल्ट के साथ मिलके उनकी जो शटडाउन वाली जो नौबत थी उसको ख़त्म किया। राष्ट्रपति भवन के म्यूजियम का बेसमेंट्स जो था वो बहुत बैड शेप में था, पानी अक्सर हर मानसून में वो भर जा रहा था। टेंडरिंग के टाइम पे मिराज भाई आपका क्या एक्सपीरियंस है कि अगर टेंडरिंग के टाइम पे जुड़ जाए कॉन्ट्रैक्टर तो क्या फायदे हैं उसके? आपको आगे जो है कि हमने बहुत कम रेट पे उठा लिया है, अब हमारे पास बजट नहीं है। कोई इसके पास वारंटी है 10 साल की? सिर्फ छत ही नहीं, हाँ। आपके संकन एरिया और जितने भी वॉशरूम्स हैं, बालकोनीज हैं और जितने भी आपकी जो बेसमेंट्स है, उसकी अगर डेवलपर्स ने जो है वाटर प्रूफिंग करवाई होगी तो एजेंसी ने उसको जो है वो वारंटी सर्टिफिकेट दिया होगा। तो दोस्तों, वेलकम टू द पार्ट नंबर 3 ऑफ एपिसोड नंबर 4, जहां पर हम मिस्टर मिराज सिद्दीकी जी के साथ बैठे हैं और उनके साथ हम पावर प्लांट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री की वाटर प्रूफिंग और अलग अलग नीश सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पिछले 2 पार्ट्स में ऑफ दिस एपिसोड हमने काफ़ी कुछ सीखा। हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स, उनके क्या सॉल्यूशंस होते हैं, कैसे वाटर प्रूफिंग वर्क करती है, कैसे एक एसोसिएशन की इंडस्ट्री को ज़रूरत थी, ऐसी एसोसिएशन जो कि मैन्युफैक्चरर और एप्लीकेटर और सर्विस प्रोवाइडर को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आती है और कस्टमर को वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो उसके बारे में हमने काफ़ी कुछ सीखा और इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ केस स्टडीज़, जिससे आपको कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी अबाउट सॉल्विंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो मिराज भाई, स्वागत है आपका पार्ट 3 में। नमस्कार ऋषभ जी। तो मिराज भाई, मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा बताओ अपनी कुछ सक्सेस स्टोरीज के बारे में, कहाँ पर कुछ मेजर प्रॉब्लम्स ऐसी जो कि सॉल्व नहीं हो पा रही थी और उससे मेजर इशू आ रहे थे क्लाइंट को, जो कि हमने मिलके सॉल्व किया। तो उसके बारे में थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिए। केसेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ स्टडीज़ हैं जो यादगार हैं, जहाँ पे काफ़ी अप्रिशिएशन मिला। एक तो आपका मैंने पहले भी बताया है कि एनटीपीसी ऊंचाहार जो है वो एक क्लासिक एग्जाम्पल है, जहाँ पे हमने अपने एक्सपर्टीज़ को यूटिलाइज करके मैकफेल्ट के साथ मिलके उनकी जो शटडाउन वाली जो नौबत थी उसको ख़त्म किया। तो उसके लिए वो आज भी याद करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। और इसके अलावा जो है एक राष्ट्रपति भवन में हम लोगों ने जो है वो राष्ट्रपति भवन के म्यूज़ियम का बेसमेंट्स जो था वो बहुत बैड शेप में था, पानी अक्सर हर मानसून में वो पानी जो है वो भर जा रहा था। तो वी हैव डन ग्रेट पीयू जॉब देयर। वी हैव इंजेक्टेड अ लॉट ऑफ पीयू इनटू ग्राउटिंग। तो वो भी मैकफेल्ट के साथ किया, वो भी एक अच्छा सक्सेस ये रहा। फिर रांची में हम लोगों ने जो है वो बीआईटी मिश्रा में जो है वो मैकफेल्ट का जो है ईएमबी को यूज़ करके बहुत पुरानी स्ट्रक्चर को जो है वो रीस्टोर किया, जहाँ पे आपका एपीपी मेम्ब्रेन्स लगा हुआ था। तो उसको हम लोगों ने रिप्लेस करके कोल्ड अप्लाइड मेम्ब्रेन्स ऑफ मैकफेल्ट की ईएमबी को वहाँ पे लिया। वो भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा और काफ़ी अच्छा उसका रिस्पॉन्स है। अभी तक वो ये चल रहा है। तो वहाँ पे क्या एपीपी मेम्ब्रेन में क्या प्रॉब्लम आ रही थी? एपीपी मेम्ब्रेन्स वो मल्टीपल जॉइंट्स इज ए मेजर इशू इन एपीपी मेम्ब्रेन्स केस। तो जॉइंट्स जो है वो फेलियर्स हो गए थे। तो देन फाइनली जो है वो बीआईटी मिश्रा एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे हम लोगों ने जो है वो एमके पेट्रो के साथ मिलके अपनी एक ईएमबी और ईएमबी के साथ अपना इलास्टोमेरिक कोटिंग्स जो है, जो यूवी एंड हीट रिफ्लेक्टिंग कोटिंग्स को रेकमेंड किया और टेंडरिंग के थ्रू जो है उसको वहाँ पे हमने वो टेंडर्स जीत के, टेंडर्स हमारे को अवार्ड हुआ। देन वी हैव टू कंप्लीट दिस वर्क एंड द वर्क इट इज़ ऑलमोस्ट 3 and 4 years बैक एंड और ये ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुली चल रहा है अभी तक। आपने टेंडरिंग का नाम लिया, तो ये टेंडरिंग के से मेरे को एक चीज़ और मैं चाहूँगा कि स्ट्रेस करना व्यूअर्स के लिए कि टेंडरिंग एक कितना इम्पोर्टेंट प्रोसेस है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है, सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, वो टेंडरिंग की स्टेज पे अगर जुड़ जाए, इंस्टेड ऑफ सारा टेंडर हो जाए, जब काम कराने की स्टेज हो उस टाइम पे एक कॉन्ट्रैक्टर
ढूंढे कि कौन सर्विस प्रोवाइडर है, किससे काम करवाना है, तब 4 जगह से कोटेशन मंगाए और फिर लोएस्ट कोटेशन को रेट काम दे दे और फिर बाद में कभी सफ़र करे साल 2 साल बाद। तो टेंडरिंग के टाइम पे मिराज भाई आपका क्या एक्सपीरियंस है कि अगर टेंडरिंग के टाइम पे जुड़ जाए कॉन्ट्रैक्टर तो क्या फ़ायदे हैं उसके? राइट। इनिशियली टेंडरिंग्स जो आप टेंडर डालने से पहले अपनी एक रेट एनालिसिस जब करते हैं, और बीइंग एक कॉन्ट्रैक्टर आपको पता नहीं होता है बहुत सारी चीज़ों का कि सारा हर आदमी हर चीज़ का एक्सपर्ट है नहीं। तो जो हर कंपनी के टेंडरिंग्स वाले जो स्टाफ्स होते हैं वो हमारे साथ कई प्रोजेक्ट पे एसोसिएटेड रहे हैं। उन्होंने हमारे को अपना मास्टर बीओक्यू शेयर किया जो उनका बाइबल है, या फिर उन्होंने बोला कि ये स्पेसिफिकेशन है, इसके हिसाब से हमारे को रेट एनालिसिस चाहिए, तो उनको हम लोग रेट एनालिसिस प्रोवाइड करते तो उनको ईजियर हो जाता है रेट कोट करने। तो रेट अगर शुरू में जो है आप अगर अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से अपने एनालिसिस के हिसाब से रखते हैं तो आपको आगे जो है कि हमने बहुत कम रेट पे उठा लिया है, अब हमारे पास बजट नहीं है, हमने नुकसान में ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें आप इसको टाल सकते हैं। तो आपको हम लोग जो है बहुत सारे अपने हमारे जो पार्टनर्स हैं जो एसोसिएटेड हैं उनको हम लोग प्री टेंडरिंग जो है रेट एनालिसिस देते हैं। वो हमसे डिमांड करते हैं कि आप मेरे को इस आइटम का मेरे को रेट एनालिसिस दे दीजिए, तो वो उनको मिल जाने से उनको एक ईज़ियर रहता है कि हमारे को एक्चुअल रेट पता है। 5% 10% अप एंड डाउन तो होता रहता है, लेकिन एक टेंटेटिव जो है वो पता होता है। तो ये एक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। तो जो सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं जिसमें मैकफल्ट और जैस्कम की एसोसिएशन जो है वो प्री टेंडरिंग्स जो है वो बजटरी रेट एनालिसिस अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को दे रही है, तो जिनसे उनको एक आइडिया हो जाता है कि हमारे को ये टेंडर किस रेट में करना है, ये हमारी कॉस्टिंग आ रही है, क्या प्रॉफिट रखना है। तो ये उनके लिए एक एडेड वैल्यू है जो उनके साथ हम लोग अभी एसोसिएटेड हैं तो हम लोग दे रहे हैं। समझ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मतलब टेंडरिंग Right, के because- टाइम पे, उससे प्रॉफिटेबिलिटी बाद में इम्पैक्ट नहीं होती है। आपको स्टार्टिंग में पता है कि आपको क्या काम करना है, क्या रेट कोट करना है, कितना मार्जिन रखना है मिनिमम। बाद में फिर उसके बाद जो एडिशनल डिस्काउंट्स वगैरह जो फाइनलाइज होने के टाइम पे होते हैं वो अलग होते हैं, बट एटलीस्ट आपको बाद में कोई सरप्राइजेज नहीं मिलते। इसके अलावा मिराज भाई मैं चाहूँगा कि जब हम केस स्टडीज़ की बात कर रहे थे तो जो आपकी राष्ट्रपति भवन पे जो हमने काम किया था तो उसके बारे में थोड़ा सा उसकी इम्पोर्टेंस बताएंगे कि वहाँ पे हमने इपॉक्सी ग्राउटिंग करवाया था तो उससे क्या फ़ायदा हुआ था, क्या इम्पोर्टेंस है उस काम की? एक्चुअली वहाँ पे जो हम लोगों ने जो काम किया था वहाँ पे मल्टीपल लीकेजेस और क्रैक्स डेवलप हो रहे थे आपके सम पिट से, और लिफ्ट का जो पिट था वो था, प्लस आपके रिटेनिंग वॉल्स से आ रहा था, जबकि वहाँ पे उन्होंने जो है अपना सिस्टम जो है ड्रेनेज का लगाया हुआ था, लेकिन वो ड्रेनेज को सिस्टम को बाईपास करके भी पानी जो है वो ऊपर आ जा रहा था, जिसकी वजह से उनके लिफ्ट जो है वो काम नहीं कर रहे थे, एलिवेटर्स काम नहीं कर रहे थे, एलिवेटर्स के सम्प में पानी आ रहा था। तो ये एक बहुत ही चैलेंजेस काम था, और वो एक प्रेस्टिजियस लोकेशन होने के बाद वो तो उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए इनिशियली वी हैव स्टार्टेड विथ पीयू इंजेक्शन ग्राउटिंग की पहले हम पानी को रोकें, उसके बाद हम फिर लेटर ऑन कुछ और भी चीज़ों को करें। तो हमने एक मल्टीपल पीयू ग्राउटिंग, पीयू में हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक का कॉम्बिनेशन यूज़ किया। उसके बाद जब वो ड्राई होना शुरू हुआ तो मॉइस्चर क्योर इपॉक्सी ग्राउट किया स्ट्रेंथिंग के लिए क्रैक्स में। देन वी हैव यूज क्रिस्टलाइन कोटिंग्स ऑन दैट पार्ट। तो वो एक मल्टीपल पैकेज करके उसको फिर हमने वो एरिया को रिस्टोर किया, बिकॉज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वहाँ पे काफ़ी था। इट वाज हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कि उनका एग्जिस्टिंग जो वाटर प्रूफिंग लेयर, चाहे उन्होंने मेम्ब्रेन डाला हो या जो भी डाला हो, वो पंचर हुआ होगा। तो वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से जो है वो ये प्रॉब्लम हो रही थी, जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया प्रॉपरली। इपॉक्सी ग्राउट मतलब स्ट्रेंथनिंग के लिए एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। राइट, वो तब आप कर सकते हैं। ये इपॉक्सी ग्राउटिंग जो है वो स्ट्रेंथिंग के लिए नॉर्मली यूज होता है, और वो ड्राई कंडीशन में ही यूज होता है, वो वेट कंडीशन में यूज नहीं होता है। तो इपॉक्सी बेसिकली जो है वो स्ट्रेंथिंग के लिए ही बिल्कुल रिकमेंडेड है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक हमने एनटीपीसी रामागुंडम में तेलंगाना साइड एनटीपीसी के अंदर भी हमने पॉलीयूरीथेन कोटिंग करवाई थी। तो उसके बारे में भी कुछ बताएंगे, वो एक्सपीरियंस क्या था? एक्चुअली वहाँ पे उनके स्टेज 1 के जो लगभग 4-5 वो ऑलरेडी ऑपरेशनल था वहाँ पे। तो उनकी जो
टीजी बिल्डिंग्स है, सबसे लंबी बिल्डिंग पावर प्लांट में टीजी बिल्डिंग होती है। वो टीजी बिल्डिंग्स में उन्होंने पहले वाटर प्रूफिंग करवाया था। वाटर प्रूफिंग करवाने के बाद कंक्रीटिंग भी उसके ऊपर स्क्रीड भी हो रखी थी और लीकेजेस काफ़ी हो रहे थे। तो उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए हम लोगों ने, क्योंकि क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था कि आपको स्क्रीड जो है वो हटाना नहीं है, यू हैव टू गिव अस द सोल्यूशन कि आप जो है वो स्क्रीड के रहते हुए आप इसको प्रोटेक्ट करें, वाटर प्रूफ करें। तो ये एक थोड़ा सा चैलेंजिंग था, क्योंकि पीसीसी में क्रैक्स बहुत नॉर्मल बात है और उसमें क्रैक्स, मल्टीपल क्रैक्स होते हैं। तो उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए हम लोगों ने वहाँ पे जो है पॉलीथीन को रेकमेंड किया, साथ में जितने भी क्रैक्स थे उसको हम लोगों ने इपॉक्सी ग्रॉट से उसको फिल किया। सारे क्रैक्स, जितने भी क्रैक्स थे उसको हमने इपॉक्सी ग्रॉट से उसको फिल करने के बाद जो है वो अपने पॉलीथीन कोटिंग को 1.5 mm तक की थिकनेस देने के बाद लास्ट में हमने जो है वो 1 mm का इलास्टोमेरिक यूवी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग जो है वो किया था। तो डैट इज़ वो अभी भी 3 साल पहले भी से लगा हुआ है और इट इज़ वर्किंग फाइन। लीकेज का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया, प्लस जो है वो यूवी प्रोटेक्शन कोटिंग लगने की वजह से टेम्परेचर्स भी जो है वो काफ़ी इम्प्रेसिव रहा वो। और इसके अलावा जैसे हमने पावर प्लांट्स के कुछ डिस्कस किए, इसके अलावा आपके प्राइवेट सेगमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं, जो डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं या इंडस्ट्रीज हैं, कमर्शियल काम कर रहे हैं, उनके लिए आपके पास क्या मैसेज है, क्या चीज़ें उनको देखनी चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए? ये दिक्कत हर जगह की है। अगर आप दिल्ली एनसीआर की ही बात कर लें, आप दिल्ली एनसीआर में जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग्स है, हाई राइज बिल्डिंग्स की जो कंडीशन आप देखेंगे, जिस साइड में आपकी बाथरूम या जिस साइड में संकन एरिया है, उस साइड के जो स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी पील ऑफ होना शुरू हो जाता है। तो काफ़ी बैड पैचेस, मॉइस्चर्स और वो दिखना शुरू हो जाता है। तो ये थोड़ी सी अवेयरनेस पब्लिक को भी चाहिए कि वो जिस डेवलपर्स और जिस कंपनी से फ्लैट्स ले रहा है, जो 1 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख, ये बहुत कॉमन सा चीज़ है दिल्ली एनसीआर में ये प्राइसिंग। और उसमें भी अगर कस्टमर डिमांड नहीं करे कि आप डेवलपर से कि आप वारंटी सर्टिफिकेट हमारे को दिखाइए कि आपने अपने स्ट्रक्चर में वाटर टाइटनेस करवाया हुआ है कि नहीं, इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है। क्योंकि आज के डेट में आप दिल्ली एनसीआर के तमाम बिल्डिंग्स में देख लीजिए, जितने भी जो आपके सॉफ्ट वॉल एरियाज़ हैं, जो संकन बाथरूम वाले एरिया हैं, उसके बाहर साइड में या फिर आप बालकोनी साइड का देख लीजिए, सब जगह जो है वो इतने पैचेस आपको दिखेंगे, दूर से देखने से ये लग जाता है कि ये इसका लीकेज प्रॉब्लम है। और एक बार बिल्डर्स ने जो है वो फ्लैट्स बेच दिया तो देन इट इज़ वेरी टफ टू रीस्टोर ऑन दो थिंग। तो आप जब बिल्डर्स को भी चाहिए कि जब आप इनिशियली जब वाटर प्रूफिंग करवा रहे हैं तो वाटर टाइटनेस का ख्याल रखें। अब उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, संकन्स के लिए अलग मटेरियल्स है, आपके पोडियम के लिए अलग मटेरियल है, बेसमेंट के लिए अलग मटेरियल है। तो चीज़ें जो हैं वो उस तरीके से अगर करते हैं तो उसका इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म जो है वो काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तो आपके कहने का मतलब जो मैं समझा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक होम ओनर के लिए कि जब वो एक बिल्डर या डेवलपर से कोई घर खरीद रहा है तो उस टाइम पे वो एक वारंटी सर्टिफिकेट ज़रूर ले कि जो उसने बिल्डिंग बनवाई है, जो उसने घर खरीदा है, उसकी छत प्रॉपर्ली वाटर टाइट हो रखी है, कोई उसके पास वारंटी है 10 साल की नहीं है। सिर्फ छत ही नहीं, हाँ। आपके संकन एरिया और जितने भी वॉशरूम्स हैं, बालकोनीज हैं और जितने भी आपकी जो बेसमेंट्स है, उसकी अगर डेवलपर्स ने जो है वाटर प्रूफिंग करवाई होगी तो एजेंसी ने उसको जो है वो वारंटी सर्टिफिकेट दिया होगा। हाँ, तो और क्या वो एजेंसी सिर्फ कोई छोटे मोटे एप्लीकेटर का कोई सर्टिफिकेट है या फिर वो किसी एक रिनाउंड एजेंसी प्लस एक मैन्युफैक्चरर की बैकिंग के साथ है कि नहीं? राइट। तो उसमें कम से कम ये एक पीस ऑफ माइंड होता है कि बहुत बार बरसात में ऐसा होता है कि लोग बेसमेंट में अपनी गाड़ियां पार्क नहीं करते हैं, बिकॉज उनको डर होता है कि अगर बारिश एक्स्ट्रा हुई तो वो फ्लडेड हो जाएगा। और बाथरूम जो आपका बेसमेंट है, मोस्ट ऑफ द बेसमेंट जो है वो आपका कहीं ना कहीं लीकेज और सीपेज दिखता ही रहेगा। ये एक नॉर्मल सा चीज़ हो गया है, जबकि वाटर टाइटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और लोगों को इसके बारे में पूछना चाहिए। क्योंकि एक बार आपने ले लिया स्ट्रक्चर और उसमें आपके पास ज़्यादा स्कोप होता नहीं है चीज़ों को करने के लिए।
तो अब ये सब, अब तो वाटर प्रूफिंग का जो प्राइस लिस्ट और जो रेंज है वो अब बहुत ही रिजनेबल हो गया है, बहुत ही कम्पिटिटिव हो गया है पहले इसके कंपेयर के हिसाब से। तो अब नॉर्मली बहुत सारे अच्छे डेवलपर्स और बिल्डर्स जो है वो करवा रहे हैं वाटर प्रूफिंग। हम लोगों ने एक रांची में रेडिशन होटल था, वहाँ पे ब्रिक बैट कोबा किया हुआ था। वो पुरानी स्ट्रक्चर थी रेडिशन होटल रांची का। अब उस पे जो है वो लीकेजेस की प्रॉब्लम थी और कस्टमर जो है वो पूरा डिसमेंटल करना नहीं चाह रहा था ब्रिक बैट कोबा को, जबकि सबसे बेसिक्स और सबसे स्टैंडर्ड प्रोसेस ये है कि यू हैव टू रिमूव द ब्रिक बैट कोबा फर्स्ट एंड देन यू हैव टू ट्रीट द मदर स्लैब ऑफ द रूफ, जिस पे ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट होता है। देन यू हैव टू डू द स्क्रीड पार्ट, यू हैव टू मेक द स्लोप। तो कस्टमर एग्री नहीं था कि नहीं, आई डोंट वांट टू गो इन एनी काइंड ऑफ दिस थिंग्स। तो हमने उनको फिर पॉलीयूरिया का रिकमेंडेशन किया कि अगर आप ये नहीं कर सकते देन इट्स बेटर कि रिपेयरिंग के बाद यू हैव टू जस्ट गो विथ पॉलीयूरिया। तो फिर उसके ऊपर हम लोगों ने पॉलीयूरिया किया एंड द थिकनेस विल बी 2 mm का थिकनेस था। तो उनके मल्टीपल स्ट्रक्चर और मल्टीपल क्रैक्स जो थे वो सारे उस चीज़ को हमने रिपेयर करके जो है पॉलीयूरिया स्प्रे किया एंड दैट इज़ गोइंग वेल। तो वो तो हर चीज़ का जो सोल्यूशन है वो जब तक अंडरस्टूड नहीं होगा कि वहाँ पे क्या लिमिटेशन है और क्या चीज़ वहाँ पे बेनिफिशियल है, ब्लाइंडली किसी चीज़ को रिकमेंड करने से, या कि सर आपकी वाटर टाइटनेस है या वाटर प्रूफिंग करना है, हाँ हमने ये करना है सर, हम ये कर देंगे, जब तक आप केस को स्टडी नहीं करेंगे उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके फेवर में नहीं जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई चीज़ सोल्यूशन लेके जाते हैं, वो अगर प्रॉपरली काम नहीं किया तो फेलियर भी आता है। तो हम लोगों ने अपनी गलतियों से, जो 13 साल से इस इंडस्ट्री में, तो बहुत बार अपनी गलतियों से सीखा है चीज़ों को कि कहाँ पे क्या चीज़ करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए। तो हमारे को आज का जो पूरा ये एपिसोड नंबर 4 था, जिसमें हमने 3 पार्ट्स कवर करे, आज जो हमने 3rd पार्ट आप लोगों ने देखा हमारे साथ, तो ये देख के आई एम श्योर आपको बहुत वैल्यू मिली होगी। तो अगर आप हमारे को एज एन एसोसिएशन अगर कांटेक्ट करते हैं और कोई सॉल्यूशन लेना चाहते हैं, तो हम लोग की दोनों की टेक्निकल टीम्स साथ में आपको विजिट करेंगी एंड साथ में आपको विजिट करके वहाँ पे सोल्यूशन देख के आपको एक कॉमन सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगी। कॉमन आपको सारी चीज़ें स्टडी करके, क्या BOQ होना चाहिए, क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट, कितना टाइम लगेगा, सारी जितनी डिटेल्स है आपको कॉमन मिलेंगी। तो आपको हमेशा मैकफॉल्ट और ज़ैस्कैम एक प्लेटफॉर्म पे दिखाई देंगे। तो अगर आप साइट विजिट, कोई ऑडिट करवाना चाहते हैं अपने साइट पे, ऑडिट के हमने पूरी एक 80 पॉइंट चेकलिस्ट बना रखी है, उस 80 पॉइंट चेकलिस्ट के हिसाब से हमारी ऑडिट होगी आपकी साइट पे। तो वो करवाना चाहते हैं तो आप कभी भी हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडीज़ के ऊपर। info@macfault.com हमारा मैकफॉल्ट का ईमेल आईडी है एंड miraj@zascam.in हमारा ज़ैस्कैम का ईमेल आईडी है। तो दोनों में से किसी को भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको अगर इस पूरे एपिसोड के बारे में अगर आपके पास कोई इनपुट्स हैं, कोई सजेशंस हैं, कोई एक्सपीरियंसेस हैं अपने शेयर करने के लिए वाटर प्रूफिंग के रिलेटेड, और कोई स्पेशल सॉल्यूशन से रिलेटेड अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं कि ये भी हमारे पास सॉल्यूशन होना चाहिए, तो वी आर ओपन टू योर इनपुट्स। बाकी आप इस पॉडकास्ट से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को आप प्रेस करके नोटिफिकेशंस अपनी ऑन कर सकते हैं, जैसे भी कोई नया एपिसोड आए आपको एक उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। एंड इस एपिसोड के अंदर अगर आपने कोई पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो पार्ट भी देख लीजिए। ये पार्ट नंबर 3 आपने अभी देखा है। पहले पार्ट्स के अंदर भी बहुत अच्छे नगेट्स थे इंफॉर्मेशन के, जो कि आपके बिजनेस को, आपके कंस्ट्रक्शन बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन नॉलेज को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। एंड टिल देन आई वुड लाइक टू साइन ऑफ। थैंक यू मिराज भाई अपनी सारी एक्सपर्टीज शेयर करने के लिए आज के एपिसोड में। एंड आपके साथ बैठ के, आपके साथ ये डिस्कशन करके बहुत अच्छा लगा मेरे को। ये चीज़ें जो हम डे टू डे बेसिस पे डिस्कस करते हैं, आज हमने उसकी जो सारी जो सार है, मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारी आज हमने 1-1.5 घंटे के 3 एपिसोड्स मिला के, 3 पार्ट्स मिला के 1-1.5 घंटे में हमने सारा कुछ कवर किया। तो दैट वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी ऑल्सो, एंड आई एम श्योर कि आप लोग के लिए भी ये उतना ही एक्साइटिंग और उतना ही नॉलेजेबल था ये सेशन। एंड टिल देन टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ इमेजिन इंफ्रा पॉडकास्ट।